कहानी की शुरुआत होती है समंदर के बीचों बीच बसे एक सुंदर लेकिन वीरान आइलैंड से, जहां सिया और आरव नाम का कपल अपने हनीमून के लिए आया है। उनकी शादी हाल ही में हुई थी और वो दोनों इस सफर को यादगार बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भीड़ भाड़ से दूर एकांत और रोमांच से भरे इस आइलैंड को चुना। उन्हें इस आइलैंड पर छोड़ने आया था एक आदमी जिसका नाम नील था। नील उन्हें एक बोट के जरिए आइलैंड तक लेकर आता है और उनका सारा सामान भी उतार देता है। विदा लेते समय नील उन्हें एक सैटेलाइट फोन देता है और कहता है, अगर आप लोगों को किसी भी वजह से 10 दिन से पहले वापस लौटना हो तो इस फोन से मुझे कॉल कर लेना, मैं तुरंत बोट लेकर पहुंच जाऊंगा। इस पर सिया मुस्कुराते हुए कहती है, हम जल्दी क्यों लौटेंगे, हम तो यहां पूरी मस्ती करेंगे। नील के जाने के बाद दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। सिया तो अपने कैमरे में हर पल रिकॉर्ड कर रही थी ताकि इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए संजो सके। वो दोनों सोचते हैं कि 10 दिन तक इस पूरे आइलैंड पर सिर्फ वही होंगे, कोई रुकावट नहीं, कोई शोर नहीं, बस सुकून, रोमांस और रोमांच। कुछ देर बाद वो दोनों समंदर में तैरने जाते हैं। पानी में खूब मस्ती करने के बाद वे थक जाते हैं और समंदर के किनारे रेत पर लेट जाते हैं। वहां दोनों एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताते हैं और उसी दौरान उनकी आंख लग जाती है। जब कुछ समय बाद उनकी आंख खुलती है तो वे हैरान रह जाते हैं। रेत पर किसी के पैरों के निशान बने हुए होते हैं। वो निशान ठीक उनके पास से होकर गुजरे थे। अब यह बात उन्हें चौंका देती है क्योंकि वहां उनके अलावा और कोई नहीं था। सिया और आरव थोड़ा घबरा जाते हैं। आरव कहता है, यहां और कोई कैसे हो सकता है? जवाब न पाकर वे उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगते हैं। निशान उन्हें आइलैंड के जंगल की तरफ ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे थोड़ा अंदर बढ़ते हैं वो निशान अचानक गायब हो जाते हैं। न कोई ओर छोर, न कोई आवाज, बस पसरा हुआ सन्नाटा। अब उन्हें पहली बार एहसास होता है कि इस आइलैंड में कुछ तो अजीब है, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा लेकिन महसूस जरूर हो रहा है। इसके बाद सिया को बार बार ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। कभी पेड़ हिलते हैं, कभी झाड़ियों में कुछ आवाज होती है। आरव भी यह सब महसूस करता है, लेकिन दोनों सोचते हैं कि शायद यह उनका वहम है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं चीजें और भी ज्यादा डरावनी होती जाती हैं। दिन भर की मस्ती और रोमांच के बाद उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अपने लिए टेंट बनाना चाहिए ताकि रात आराम से गुजारी जा सके। दोनों ने मिलकर एक सुंदर सा टेंट बनाया जहां वे 10 दिनों तक रहने वाले थे। शाम होते ही अंधेरा छा गया और तापमान थोड़ा गिरने लगा। सिया और आरव ने तय किया कि रात के खाने से पहले एक छोटी सी आग जलाई जाए ताकि गर्माहट मिल सके और थोड़ा रोमांटिक माहौल भी बने। इसके लिए आरव अकेले जंगल की ओर लकड़ियां लेने निकल पड़ा। जैसे ही आरव जंगल के भीतर गया उसे वहां जमीन पर कुछ हड्डियां दिखाई दी। वह झुककर उन्हें देखने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये किसी जानवर की हैं या इंसान की। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। वह एकदम सतर्क हो गया, चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर और संदेह के बीच वह जल्दी जल्दी लकड़ियां उठाकर वापस टेंट की तरफ लौट आया। रात का खाना खाते वक्त आरव ने वो हड्डियां सिया को दिखाई। सिया ने गौर से देखा और कहा, शायद ये किसी बड़े जानवर की हड्डियां हैं। लेकिन दोनों के मन में एक डर जरूर बैठ गया था। अगर ये इंसानी हड्डियां हैं तो? कुछ देर तक दोनों इस बारे में सोचते रहे, लेकिन फिर बात बदल गई और वो इस डर को नजरअंदाज करके सोने चले गए। आधी रात को सिया की नींद एक अजीब सी आवाज से खुलती है। आरव भी उठ जाता है। वो दोनों टेंट से बाहर झांकते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखाई देता। सिया कहती है, शायद हवा चल रही है और किसी पेड़ की डाली से ये आवाज आई होगी। थोड़ा डर तो था, लेकिन वे खुद को समझा बुझाकर फिर से सो जाते हैं। सुबह होते ही आरव समुद्र में तैरने चला जाता है। तभी सिया उसे दूर से आवाज लगाती है और दिखाती है कि उनके कपड़े किसी ने एक पेड़ पर लटका दिए हैं। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद तो कपड़े वहां नहीं रखे थे। फिर उनके मन में सवाल उठता है, क्या यहां उनके अलावा कोई और भी है? काफी देर तक वे जंगल में इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो सोचते हैं कि शायद किसी बंदर ने शरारत की हो और कपड़े पेड़ पर टांग दिए हों। यह सोचकर वे खुद को तसल्ली देते हैं। इसके बाद दोनों फिशिंग करने जाते हैं। तभी आरव गलती से एक मछली पर पैर रखने ही वाला होता है, लेकिन सिया उसे समय रहते रोक लेती है।
वह मछली को उठाकर बताती है, ये स्टोन फिश है, इसके कांटे इतने जहरीले होते हैं कि अगर किसी का पैर इस पर पड़ जाए तो 30 मिनट में मौत हो सकती है। सिया कहती है कि उसने ये जानकारी एक किताब में पढ़ी थी। दोनों यह जानकर सहम जाते हैं और फिर बहुत सावधानी से फिशिंग करते हैं। शाम को जब वे तैराकी करके बाहर आते हैं तो उन्हें अचानक जंगल की तरफ से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे आवाज का पीछा करने लगते हैं। कुछ ही देर चलने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा पुराना सा घर दिखाई देता है जो घने जंगल के बीचों बीच था। उसे देखकर आरव और सिया दोनों हैरान रह जाते हैं। वो घर बहुत पुराना लग रहा था। दीवारें टूटी हुई थीं और अंदर रखी चीजें धूल से ढकी हुई थीं। सिया डर के मारे बाहर ही रुक जाती है, लेकिन आरव जिज्ञासा में अंदर चला जाता है। घर के एक कमरे में उसे एक छोटा सा बंद कमरा दिखता है। वहां की दीवार पर एक अजीब चित्र बना होता है। एक लड़की भाले से एक आदमी को मार रही है। यह चित्र काफी डरावना था और उसमें कुछ रहस्यमयी संदेश छुपा था। आरव उस चित्र को गौर से देख रहा होता है, जिसके बाद आरव उस पुराने टूटे फूटे घर से बाहर आते हैं। तभी सिया आरव को एक अजीब चीज दिखाती है। वो उसे एक छोटी सी कब्र की ओर लेकर जाती है जो उस घर के पास बनी होती है। उस कब्र के ऊपर लकड़ियों से बना एक क्रॉस रखा हुआ था और उस पर किसी का नाम लिखा था, रूही। यह देखकर दोनों चौंक जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि यह रूही नाम की लड़की कौन थी और वो इस सुनसान आइलैंड पर कैसे पहुंची। इसी सोच में डूबे हुए होते हैं कि तभी कैमरा एक और रहस्यमयी चीज दिखाता है। कोई छुपकर दूर से उन्हें देख रहा था। उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन उसके होने का एहसास साफ झलकता है। अब सवाल उठने लगते हैं, ये इंसान कौन है? क्या ये घर उसी का है? और क्या इस कब्र के पीछे कोई डरावना रहस्य छुपा है? इस डर और उलझन भरे माहौल के बीच आरव और सिया फिर से अपने टेंट की तरफ लौट आते हैं, पर उनका मन अब भी अशांत था। कई सवाल उनके दिमाग में घूम रहे थे। टेंट में आने के बाद सिया अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगती है। उसने आइलैंड पर बिताए कुछ पलों की वीडियोस रिकॉर्ड की थीं और अब वो उन्हें देखकर हंस रही थी। वो आरव को भी बुलाकर दिखाने लगती है। दोनों वीडियो देखकर थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक ऐसा वीडियो दिखता है जिसे उन्होंने खुद नहीं बनाया था। ये वीडियो रात के समय का होता है, जब दोनों सो रहे थे। किसी ने उनके टेंट के बाहर से उनकी प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड की थी। यह देखकर दोनों सन्न रह जाते हैं। अब यह पक्का हो जाता है कि आइलैंड पर वो अकेले नहीं है। सिया बुरी तरह डर जाती है और कहती है कि अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन आरव उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि यह किसी का प्रैंक हो सकता है, शायद कोई मजाक करने के लिए आया हो और वीडियो बनाकर चला गया हो। पर सिया कहती है कि यह कैसे हो सकता है? यह आइलैंड तो पूरी तरह सुनसान है और अगर कोई यहां आया होता तो हमें जरूर दिखता। आरव सिया को गले लगाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद दोनों उस डर को भूलकर फिर से मजाक और मस्ती करने लगते हैं, ताकि माहौल हल्का हो सके और वो इस अजीब अनुभव को भूल जाए। लेकिन तभी एक और अजीब घटना होती है। उन्हें समंदर की ओर से गोली चलने की आवाज आती है। जब वो बाहर आकर बीच पर जाते हैं तो देखते हैं कि समंदर में एक बोट है जिसमें 2 लोग बैठे हुए हैं। वो लोग पानी में फायरिंग कर रहे होते हैं ताकि मछलियां मार सकें। यह देखकर आरव और सिया समझते हैं कि शायद ये आइलैंड पूरी तरह सुनसान नहीं है। अगर ये 2 लोग यहाँ मछलियां पकड़ने आए हैं तो और लोग भी यहाँ हो सकते हैं। इसके बाद वो टेंट में लौट आते हैं। दोनों टेंट में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें फिर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज उसी पुराने घर की दिशा से आती है। यह आवाज इतनी भयानक होती है कि दोनों डर जाते हैं। आरव सिया से कहता है कि वो टेंट में ही रुके और खुद अकेले उस आवाज की जांच करने निकल पड़ता है। जब वो उस घर तक पहुंचता है तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि पीछे से सिया आ जाती है और आरव डर के मारे चौंक जाता है। फिर आरव उसे वापस टेंट में भेजता है और खुद अंदर जाकर सब कुछ देखने लगता है। घर के अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। आरव कुछ ही पन्ने पढ़ पाता है कि तभी सिया फिर से उसे बाहर बुलाती है। जब दोनों बाहर आते हैं तो वो एक और चौंकाने वाली चीज देखते हैं। रूही की कब्र पर रखा लकड़ी का क्रॉस जो पहले गिरा हुआ था अब सीधा खड़ा है। यह देखकर दोनों फिर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्रॉस किसने सीधा किया। क्या ये उन्हीं 2 बोट वालों का काम है या कोई और है जो उन्हें देख रहा है और उनके साथ खेल खेल रहा है?
आरव इसे देखकर साफ कह देता है कि अब यह किसी का मजाक या प्रैंक नहीं हो सकता। अब उसे भी लगने लगता है कि इस आइलैंड पर कुछ बहुत गलत हो रहा है। उन्हें तुरंत याद आता है कि अब उनके पास सैटेलाइट फोन भी नहीं है। सिया बताती है कि फोन गायब हो गया है और अब उनके पास किसी से संपर्क करने का कोई साधन नहीं बचा है। इससे उनकी चिंता और बढ़ जाती है। इसके बाद वे दोनों उसी बोट वाले 2 अजनबियों को ढूंढते हैं जो पहले मछलियां पकड़ते दिखे थे। वे जाकर उनसे फोन के बारे में पूछते हैं, लेकिन भाषा की समस्या के कारण बात नहीं बन पाती। आरव गुस्से में आकर उन पर चिल्ला देता है, जिससे वे अजनबी भी नाराज होकर आरव से झगड़ने लगते हैं और सिया के साथ भी बदतमीजी करते हैं। मजबूरन सिया और आरव वहां से लौट आते हैं। जब वे लोग वहां से चले जाते हैं तो सिया और आरव चुपके से उनके बैग की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहां भी सैटेलाइट फोन नहीं मिलता। अब आरव एक बड़ा फैसला करता है। वो अकेला समुद्र में तैरकर उनकी बोट तक पहुंचने की कोशिश करता है। काफी मशक्कत के बाद आरव बोट तक पहुंचता है और वहां रखे रेडियो से नील से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से रेडियो सिग्नल काम नहीं करता। तभी अचानक एक आदमी पीछे से आकर आरव पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। अब कहानी और भी डरावनी हो जाती है। बेहोश आरव को उस आदमी द्वारा खींचते हुए बीच तक लाया जाता है और रात के समय सिया और आरव दोनों को पेड़ से बांध दिया जाता है। उनमें से एक आदमी सिया के पास आकर गलत हरकतें करने लगता है। तभी जंगल से किसी अजीब आवाज के आने पर दोनों अजनबी वहां से जांच के लिए चले जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर आरव किसी तरह अपने आप को आजाद करता है और सिया को भी छुड़ा लेता है, लेकिन तभी गोलियों की आवाज और चीखें सुनाई देती हैं। वे देखते हैं कि उन दोनों अजनबियों में से एक बुरी तरह घायल हो गया है और डर के मारे वो बोट लेकर वहां से भाग जाता है। सिया घायल आदमी के खून का पीछा करते हुए उसी पुराने घर तक पहुंचती है और वहां रखी डायरी को पढ़ने लगती है। तभी आरव भी वहां आ जाता है। सिया उसे बताती है कि इस डायरी में रात को जो कुछ भी हुआ था सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। डायरी में लिखा था कि सालों पहले एक लड़की जिसका नाम रूही था, वह इस आइलैंड पर आकर किसी वजह से फंस गई थी, लेकिन 7 दरिंदों ने मिलकर उसका शोषण किया, उसे यातनाएं दी और अंत में बेरहमी से मार डाला। लेकिन उसकी आत्मा मरी नहीं, बल्कि वह एक बुरी आत्मा बनकर लौट आई और उसने एक एक करके उन सभी से बदला लिया। अब वो आत्मा इस आइलैंड पर आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती। खासकर मर्दों से उसे बेहद नफरत है। वो उन्हें बहुत ही दर्दनाक मौत देती है। ये सब सुनकर आरव इस पर विश्वास नहीं करता और डायरी को बकवास कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन सिया इस पर पूरा विश्वास करती है। वह समुद्र से शंख और स्नेल्स इकट्ठा करके रूही की कब्र को सजाने लगती है। उसी वक्त उसे उस पुराने घर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह डरते हुए उस घर के अंदर जाने लगती है। दूसरी ओर आरव समुद्र तट पर अकेला बैठा होता है और गाने सुन रहा होता है। तभी उसे भी ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। वह मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। रात में सिया आरव से कहती है कि उसे पक्का यकीन है कि इस आइलैंड पर रूही की आत्मा मौजूद है, लेकिन आरव अभी भी इन बातों को मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है, अगर रूही की आत्मा सच में इस आइलैंड पर आने वाले मासूम लोगों को मार डालती है, तो फिर मैं और तुम अब तक कैसे जिंदा हैं? ये सवाल दोनों को सोच में डाल देता है। रात का समय था। आरव अचानक एक डरावना सपना देखकर उठ बैठता है। उसकी घबराहट देखकर सिया भी जाग जाती है। दोनों टॉर्च लेकर टेंट के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां 2 नई कब्रें बनी हुई हैं। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। अब उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है। अगली सुबह दोनों बीच पर बैठे होते हैं। सिया डर के मारे रो रही होती है। सैटेलाइट फोन भी अब तक गायब है, जिससे वो लोग चाहकर भी इस खौफनाक आइलैंड से बाहर नहीं जा सकते। तभी उन्हें ऊपर आसमान में एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। वे दोनों मिलकर जल्दी जल्दी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगते हैं ताकि आग जलाकर प्लेन को अपनी मौजूदगी का इशारा दे सकें। इसी दौरान आरव को सैटेलाइट फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। वह उस आवाज के पीछे पीछे उस पुराने घर तक पहुंचता है जहां पहले भी उन्हें अजीब घटनाएं देखने को मिली थी। जैसे ही आरव उस घर में पहुंचता है, उसे वही फोन दिखाई देता है। वह फोन उठाता है, लेकिन उसमें से किसी की चीखने की आवाजें आने लगती हैं। ये वही आवाजें थीं जब कई साल पहले उस आइलैंड पर एक लड़की रूही को 7 लोगों ने मिलकर टॉर्चर किया था। रूही की चीखें सुनकर आरव घबरा जाता है और फोन नीचे फेंक देता है। तभी वहां रूही की आत्मा प्रकट होती है
और आरव को चाकू मार देती है। यहीं पहली बार दर्शकों को रूही की आत्मा का असली चेहरा देखने को मिलता है, भयानक और बदले की आग से जलता हुआ। इसके बाद वो अंधेरे में गायब हो जाती है। दूसरी ओर सिया आरव को बीच पर न पाकर चिंतित हो जाती है। टॉर्च लेकर उसे खोजने लगती है और आखिरकार उसी घर तक पहुंचती है, लेकिन वहां आरव नहीं होता। जैसे ही वो बाहर आती है, उसकी नजर रूही की कब्र के पास टंगी हुई आरव की लाश पर पड़ती है। आरव को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। यह देखकर सिया सदमे में वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अगली सुबह जब सिया को होश आता है तो आरव की लाश वहां से गायब होती है। वो दौड़कर बीच पर आती है और माचिस से लकड़ियों में आग लगाने की कोशिश करती है ताकि कोई उसे देख सके। तभी उसे समुद्र के ऊपर रूही खड़ी दिखाई देती है। सिया गुस्से में चिल्लाती है, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? लेकिन भागते वक्त उसका पैर एक स्टोन फिश पर पड़ जाता है, जिससे उसे भयंकर दर्द होता है। वो गिर जाती है और उसे ये पता होता है कि स्टोन फिश के काटे जाने पर इंसान आधे घंटे से ज्यादा नहीं बचता। अब सिया को समझ आ जाता है कि उसकी मौत तय है। वह तड़पती हुई वहीं गिर जाती है और उसे आरव के साथ बिताए सारे खूबसूरत पल याद आने लगते हैं। फिर कहानी में 10 दिन का समय बीत जाता है। नील, जो पहले रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, अब आरव और सिया को लेने उस आइलैंड पर आता है। लेकिन जब वो टेंट के पास पहुंचता है तो वहां उसे 2 कब्रें दिखाई देती हैं। वो डरते हुए उन्हें ढूंढता हुआ उसी रहस्यमयी घर तक पहुंचता है। वहां उसे एक डायरी मिलती है जिसमें इस आइलैंड की भयानक सच्चाई लिखी होती है। जैसे ही वो डायरी पढ़ रहा होता है, उसके पीछे सिया खड़ी दिखाई देती है। लेकिन अब वो जीवित नहीं बल्कि एक आत्मा बन चुकी थी। उसकी कब्र भी अब रूही की कब्र के पास ही थी, यानी अब सिया भी रूही की तरह बन चुकी है। एक आत्मा जो इस आइलैंड पर आने वाले हर इंसान से बदला लेगी। अंत में कैमरा पूरे आइलैंड को दिखाता है, सुनसान लेकिन अंदर ही अंदर कई रहस्यों और खतरों से भरा हुआ। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या सच में आत्माएं होती हैं? क्या किसी की आत्मा इतना गुस्सा रख सकती है कि मरने के बाद भी वह इंसानों से बदला लेती है? तो दोस्तों, यह थी इस सुनसान लेकिन खौफनाक आइलैंड की एक डरावनी कहानी। रूही की आत्मा, उसका दर्द और उसकी पीड़ा, जिसने पूरे आइलैंड को मौत का अड्डा बना दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।